तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये टॉपिक आप लोग का फार्माकोलॉजी में भी दिया हुआ है, आप लोग का मेडिसिनल में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। यानी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपना जो है फार्माकोलॉजी भी देखेंगे, सभी जितने भी क्लासेज हैं उन सबकी, और उसके बाद स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अब स्ट्रक्चर आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में रेफर कर लेना, और फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह आप लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजी में लिख देना, ठीक है। बाकी इतना आप समझदार तो आप लोग हो ही, क्योंकि देखिए आप लोग भी एक ही टॉपिक को दो अलग अलग सब्जेक्ट में बार बार पढ़ना तो चाहोगे नहीं, इसीलिए आप लोग यहाँ पे इसी को पढ़ना और दोनों सब्जेक्ट में आप लोग का तैयार हो जाएगा। बाकी देखिए आज की वीडियो की अब हम लोग बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे उन दवाओं के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस को यहाँ पे मैनेज करने का काम करती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारा मैनेज करती हैं। वैसे तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं है इसका, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस का कोई प्योर ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो इसको देखने से पहले हम लोग बात करते हैं अपने डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। सबसे पहले हम डायबिटीज़ मेलाइटस को बहुत डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो बात करें हम लोग यहाँ पे डायबिटीज़ की, तो देखो डायबिटीज़ को ही हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी आप लोग यहाँ पे शुगर शुगर सुनते हो कि इनको शुगर है उनको शुगर है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि इसमें क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब देखो यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को या फिर ग्लूकोज के बारे में। तो यहाँ पे देखो आप लोग को आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं भी है तो इतना सिंपली जानो कि देखो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें मेजरली हमें यहाँ पे तीन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे प्रोटीन, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे फैट या फिर लिपिड्स कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर मतलब कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट का ही यहाँ पे एक टाइप कह सकते हो हमारा होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज हमारे टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, और सबसे मेजर टाइप का कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज ही होता है। और इसी ग्लूकोज को हम लोग यहाँ पे शुगर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट को भी हम लोग यहाँ पे सिंपली शुगर के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो थोड़ा सा कह सकते हो स्वीट टेस्ट के होते हैं। यानी कि उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपली आप लोग समझ गए ना कि ग्लूकोज कहो चाहे शुगर कहो, वो यहाँ पे एक ही बात हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने खाने में अपना डाइट में कुछ भी लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज देखो सबसे पहले क्या होता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर जाता है हमारा ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में हमारा ग्लूकोज यहाँ पे पहुंच गया। अब देखो ये जो ग्लूकोज है ना, तो ये हमारा ब्लड में किसी भी काम का नहीं होता है। यानी इस ग्लूकोज की हमारे ब्लड में कोई जरूरत नहीं होती है। इस ग्लूकोज की मेन जो जरूरत होती है वो होती है हमारी बॉडी सेल्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ग्लूकोज अगर हमारा ब्लड में है तो वो किसी काम का नहीं है। ग्लूकोज हमारा काम का कब होता है, जब हमारी सेल्स के अंदर जाता है। तो यहाँ पे देखो ब्लड से क्या होता है, ब्लड से ग्लूकोज हमारा यहाँ पे सेल्स के अंदर जाता है, और सेल्स के अंदर जाके देखो ये क्या करता है, सेल्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारी हमारी कह सकते हो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, टीसीए साइकिल होता है, एचएमपी शंट होता है, और इन तीनों के थ्रू हमारा क्या होता है, एटीपी बनता है। और एटीपी क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्म होता है। यानी कह सकते हो ये जो खाना हम लोग खाते हैं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है, तो ये एनर्जी कब देता है, यानी कह सकते हो खाने से हमें एनर्जी कब मिलती है, एनर्जी तब मिलती है जब ये ग्लूकोज फाइनली हमारा सेल्स के अंदर पहुंचता है। तो एक चीज़ समझ के ना कि ग्लूकोज का हमारा सेल के अंदर पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मेन थिंग ये है कि यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल से, ठीक है, या फिर ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में ग्लूकोज को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये काम हमारा करता है इंसुलिन। तो आप लोग समझ गए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में जब रहेगा तभी हमारा ग्लूकोज हमारा ब्लड से सेल में जाएगा, ठीक है। तो अब ये इंसुलिन आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी तो उन्हीं में से एक था हमारे यहाँ पे पैनक्रियाटिक आइलेट्स। देखो पैनक्रियाज नहीं होती हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैनक्रियाज के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है हमारा पैनक्रियाटिक आइलेट, ये होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब ये पैनक्रियाटिक आइलेट्स क्या करती हैं, तो देखो यहाँ पे पैनक्रियाटिक आइलेट्स के अंदर हमारी होती है तीन टाइप की सेल्स, ठीक है। पहला होता है अल्फा सेल्स, दूसरा होता है बीटा सेल्स, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे डेल्टा सेल्स।
तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो अल्फा सेल्स है ये हमारा बनाती हैं ग्लूकागॉन, ठीक है, और ये जो बीटा सेल्स हैं ये हमारा बनाती हैं इंसुलिन, और जो हमारी डेल्टा सेल्स हैं ये हमारा बनाता है सोमैटोस्टेटिन। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। अब देखो ये इंक्रीज क्यों करता है, तो ये देखो इंक्रीज तब करता है जब हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज बिल्कुल ही नहीं बचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज की क्या जरूरत होती है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। बाकी आप लोग समझो कि मेन इसके अंदर हमारा कौन सा काम का है, ये हमारा इंसुलिन। ये क्या करता है, ये हमारा डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि यही हमारा जो है ब्लड से ग्लूकोज को हमारी सेल्स में लेके जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। और बाकी सोमैटोस्टेटिन की बात करें तो ये हमारे जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को कह सकते हो रेगुलेट करता है, यानी दोनों हमारे प्रॉपर अमाउंट में ही सिक्रीट हो, इस चीज़ को कह सकते हो देखने का काम हमारा सोमैटोस्टेटिन करता है। तो आप लोग यहाँ पे एक कह सकते हो मोटे मोटा समझ गया कि जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली ग्लूकोज को जो है ब्लड से हमारा सेल्स में लेके जाता है, और इंसुलिन को बनाता है कौन है, बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स कहाँ होती है, हमारी पैनक्रियाटिक आइलेट्स के अंदर। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अपने डायबिटीज मेलाइटिस को। तो देखो डायबिटीज मेलाइटिस हमारा क्या होता है, एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे मेटाबॉलिज्म की बहुत जो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं ये हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि हमारा ग्लूकोज जो है थोड़ा सा कह सकते हो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें होता क्या है, जिसमें हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ इट अगर अब देखो यहाँ पे सिंपली आप लोग समझ गए ना कि हमारा डायबिटीज में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्लड में ही बढ़ जाता है, यानी वो ब्लड से हमारा सेल्स में जा ही नहीं पाता है। अब ये ब्लड में हमारा कह सकते हो ग्लूकोज जो है हमारा सेल्स में क्यों नहीं जा पाता है, तो इसके पीछे जो मेन दो रीजन होते हैं वो होते हैं, इट अगर्स आइदर ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाज और बॉडीज इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज इंसुलिन। ध्यान से सुनना, देखो डायबिटीज हमारी बॉडी में दो ही रीजन की वजह से देखने को मिलता है, या तो हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, मतलब जो हमारी बीटा सेल्स हैं वो यहाँ पे इंसुलिन को जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो देखो अगर इंसुलिन हमारा सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होगा नहीं तो हमारा ये काम कैसे करेगा, जब हमें काम नहीं करेगा तो हमारा ग्लूकोज यहाँ पे ब्लड से सेल में नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो रीजन होता है वो हमारा हो जाता है इम्पेयर्ड इंसुलिन फंक्शन, यानी इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन ये हमारा काम ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा ग्लूकोज को कह सकते हो ब्लड में ले ही नहीं जा पा रहा है, या फिर ये हमारा सफिशिएंट अमाउंट में कह सकते हो काम नहीं कर पा रहा है। अब देखो ये काम कैसे करता है उसको हम लोग देखेंगे अभी। बाकी सिंपली समझ गया कि दो रीजन होते हैं, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है या तो प्रोड्यूस हो पा रहा है लेकिन काम ही नहीं कर पा रहा है। तो यही दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बाकी हम लोग बात करें तो इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है। अब जैसे इंसुलिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें तो इंसुलिन क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि हमारा पैनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि क्या करता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है बाई फैसिलिटेटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी, यानी कि ये क्या करता है हमारे ग्लूकोज का सेल्स में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारा यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डायबिटीज मेलाइटिस। अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो यहाँ पे देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो कह सकते हो जो डायबिटीज है वो दो रीजन से होता है, या तो इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन या तो इम्पेयर्ड इंसुलिन फंक्शन। तो इसी बेसिस पे हमारी डायबिटीज दो टाइप की हो जाती हैं। अगर हमारा इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, और अगर हमारा इम्पेयर्ड इंसुलिन फंक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। और एक थर्ड होता है हमारे यहाँ पे गैस्टेशनल डायबिटीज। तो देखो ये क्या होता है, ये जो गैस्टेशनल डायबिटीज होती है ये मेनली हमारी वुमेन्स में ही देखने को मिलती हैं, और वो भी कब, जब प्रेगनेंसी के टाइम हमारी गैस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे रिवर्सिबल होती है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है, उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बहुत मेजर नहीं कंसिडर किया जाता है। बाकी मेन हमारी दो ही टाइप की होती है, पहला होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो यहाँ पे देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो इसको अर्लियर यानी पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जानते थे, क्योंकि देखो मेनली क्या हो रहा है कि हमारा जो है इंसुलिन पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये डायबिटीज मेलाइटिस हमारा इंसुलिन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन का अमाउंट यहाँ पे कम हो जाता है। नाउ इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10% केसेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे समझो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज के जितने भी केसेस होते हैं तो उसमें से सिर्फ 10% केसेज ही हमारे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के होते हैं, यानी मेनली हमारा डायबिटीज जो है टाइप 2 की वजह से देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं टाइप 1 क्या होता है, ठीक है। तो इट अकर्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स।
अब देखो वैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के पीछे जो एग्जैक्ट रीजन है वो तो अभी तक भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा मतलब देखा जाता है कि मेनली हमारे यहाँ पे ये किस वजह से होता है। ये हमारा मेनली देखने को मिलता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से। अब जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। इसको देखो ऐसे समझो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देखो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है भाई, हमें बाहर से जो भी कह सकते हो वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये बाहर की बजाय हमारी बॉडी के अंदर ही मतलब कह सकते हो किल करना चालू कर देता है। यानी देखो वैसे तो इम्यून सिस्टम नॉर्मली क्या करता है, बाहर से जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको किल करता है, ठीक है, या फिर उनसे हमारी बॉडी को बचाता है। लेकिन कभी कभी इसको ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको लगता है कि बॉडी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बॉडी के अंदर ही काम मतलब नुकसान करना चालू कर देता है। यानी बॉडी के अंदर ही हमारा जो है कह सकते हो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से देखो ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होती है, WBCs होती हैं। तो ये जो WBCs होती हैं ये बॉडी के अंदर ही सेल्स को किल करना चालू कर देती हैं, फिर खाना चालू कर देती हैं। उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और इसमें क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है जिसमें हमारी जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, तो इनका डिस्ट्रक्शन चालू कर देती है, यानी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है। अब देखो बीटा सेल्स क्या करती हैं, यही तो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। तो जब ये डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएंगे तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगा, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे जिसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन दैट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन कम हो जाता है। और जब इंसुलिन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा ग्लूकोज जो है ब्लड से यहाँ पे सेल्स में जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। नाउ टाइप 1 डायबिटीज ऑफन डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडल्ट एज, ठीक है। तो देखो इसमें मेनली क्या होता है कि जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज है वो या तो जो है चाइल्डहुड या तो कह सकते हो जो यंग एज होती है, जैसे 20 से नीचे ही हमें यहाँ पे ये डेवलप होते हुए देखने को मिल जाती है। और बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके कॉजेज की, ठीक है, किसके पीछे क्या मेन रीजन होते हैं। तो देखो वही चीज़ है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो मेनली हमारा जो है एक टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज इंसुलिन, यानी कि वो गलती से क्या करता है, हमारा जो है बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, ठीक है, उन पर ही अटैक कर देता है। और बाकी हम लोग बात करें तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इज नॉट फुली अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही हमारे बॉडी के बीटा सेल्स को किल करना चालू कर देते हैं। तो इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता है, बाकी इट इज बिलीव टू इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बाकी ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा ये जेनेटिकली भी होता है और थोड़ा सा कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बाकी हम लोग बात करें तो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके पीछे जैसे हमारा जेनेटिक म्यूटेशंस, यानी कि कुछ कह सकते हो जेनेटिकली ही हमारी जीन्स में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर्स, ठीक है, तो चाइल्डहुड के दौरान कुछ ऐसा एक्सपोजर हो जाता है जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में एंटर कर गए, ठीक है। और बाकी जियोग्राफिकल एंड सीजनल पैटर्न्स, तो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंजेस भी यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जियोग्राफिकल और सीजन पैटर्न्स। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कि क्या इसका मैकेनिज्म कह सकते हो कैसे हमारा टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस, यानी कि कह सकते हो जीन में कुछ भी ऐसा डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कह सकते हो हमारी बॉडी में स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हमारे जो है बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है, तो इनका एक्टिवेशन हो जाता है। साइटोटॉक्सिक मतलब क्या होता है कि सेल्स को कह सकते हो, साइटो मतलब सेल, ठीक है, और टॉक्सिक मतलब हार्मफुल, तो सेल को यहाँ पे कहते हो सेल को हार्म करने वाली टी सेल्स, यानी कि टी सेल्स हमारी मेनली टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो टी सेल्स का यहाँ पे एक्टिवेशन हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होना चालू हो गई। अब जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ पे इंसुलिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और हमें यहाँ पे अपनी टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिल जाती है। तो ये था हमारे यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज का कॉजेज एंड पैथोजेनेसिस। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं इसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखो बात करें हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स की, यानी डायबिटीज अगर मान लो टाइप 1 है, देखो एक चीज़ समझो, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, उसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ये दोनों लगभग सेम ही रहते हैं। जैसे सिम्टम्स की बात करें तो डायबिटीज में मेनली क्या होता है, जो हमारा थर्स्ट है यानी जो हमारी प्यास है वो बढ़ जाती है। अब ये प्यास क्यों बढ़ जाती है, अब ये प्यास बढ़ जाती है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की वजह से।
तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमें बार बार यूरिनेट करने की अर्ज फील होती है, यानी कि हमें बार बार कह सकते हो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। अब यूरिनेशन के लिए बार बार क्यों जाना पड़ेगा? जब हमारे बॉडी में यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। और यूरिन का अमाउंट कैसे बढ़ता है? देखो होता क्या है कि जैसे यूरिन क्या होता है भाई, यूरिन हमारी बॉडी का एक वेस्ट ही तो होता है। अब देखो यूरिनेशन की फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे देखो ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज हमारा नॉर्मली यूरिन में नहीं प्रेजेंट होता है। यानी ग्लूकोज हमारी बॉडी का एक ऐसा मटेरियल है जो कि वेस्ट नहीं होता, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा जो बॉडी है वो इसको पूरी तरीके से तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इसका थोड़ा अमाउंट हमारे यूरिन में भी चला जाएगा। अब जब ग्लूकोज हमारे यूरिन में चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो ये जो हमारा ग्लूकोज है ना, ये हमारा ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब ये यूरिन में जाता है तो ये वाटर को और ज़्यादा पुल्स, यानी कि कह सकते हो अपने वाटर को भी और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। क्योंकि देखो यूरिन के अंदर मेजर अमाउंट क्या होता है, वाटर ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज वाटर को भी अपने साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है बार बार यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मेनली क्या होता है, यूरिन में यहाँ पे ग्लूकोज भी देखने को मिलता है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो है बहुत ज़्यादा भूख लगना चालू हो जाती है। अब देखो एक चीज़ समझो कि भाई हमारी बॉडी को यहाँ पे क्या जो है सेल्स के अंदर ही तो हमें कह सकते हो ग्लूकोज की जरूरत होती है और तभी तो एनर्जी बनती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कह सकते हो सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं तो हमारी बॉडी को क्या लगेगा कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल नहीं रही है। और जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है तो बॉडी को लगेगा कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें बार बार जो है भूख लगेगी। जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम लोग खा तो अच्छे से रहे हैं लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर मेन ग्लूकोज है, ठीक है, यानी खाने में कह सकते हो जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे सेल्स के अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हमें बार बार कह सकते हो भूख लगने भी चालू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है डायबिटीज़ के अंदर। बाकी हम लोग बात करें तो जो है वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा कि अल्टीमेटली सेल्स के अंदर हमारा जो ग्लूकोज है वो पहुँच नहीं पा रहा है, तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें जो है वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। और बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट देखने को मिल सकती है, ठीक है, और कमजोरी, वीकनेस। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है ना कि जब देखो हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है भाई, एनर्जी तो तब मिलेगी जब सेल में ग्लूकोज जाएगा और हमारी ये सारी प्रोसेस होंगी और जब हमारा एटीपी बनेगा। तो जब ये सारी कह सकते हो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो हमारा मेटाबॉलिज्म फंक्शन है वो हो नहीं पाएंगे तो एटीपी बनेगा नहीं, तो हमारी बॉडी को क्या होगा, हमारी बॉडी को लगेगा कि हमारा बॉडी में बहुत कम एनर्जी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फटीग और वीकनेस देखने को मिलती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमारे कॉम्प्लिकेशंस यानी कि इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो देखो यहाँ पे कीटोएसिडोसिस क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में होती हैं कुछ कीटोन बॉडीज जो कि हमारे कह सकते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं। तो देखो होता क्या है, ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये काफ़ी एसिडिक नेचर की होती हैं, ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर की होती हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो हमारी सेल्स को एनर्जी तो मिल नहीं पाती है, तो भाई ये क्या करता है कि ये हमारा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चालू कर देता है। तो जब इसको एनर्जी मिलेगी नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ को कह सकते हो यूटिलाइज करना चालू कर देगा। और जब ये कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज करना चालू कर देगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि कीटोन बॉडीज जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कह सकते हो यूटिलाइज होना चालू होंगी तो यहाँ पे ये क्या होती है भाई, ये होती है एसिडिक नेचर की, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कह सकते हो हमारी बॉडी में एक बहुत ही एसिडिक माहौल देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल सिचुएशन होती है। और ये क्या होता है, ये हमारे डायबिटीज़ की वजह से होता है, ठीक है। वैसे देखो कीटोएसिडोसिस और भी बहुत सारी वजह से हो सकता है, लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी हमारा एक टाइप का कीटोएसिडोसिस होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे हमारे बायोकेमिस्ट्री में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर हमारा होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि हमारा कह सकते हो कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ डैमेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर हमारा डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो यहाँ पे देखो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये मेनली क्यों देखने को मिलती हैं, क्योंकि देखो ये जो हमारा ग्लूकोज है भाई ये हमारे ब्लड वेसल्स में ही तो रहता है ना, ये हमारे ब्लड वेसल्स से सेल में जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि देखो ये जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स के अंदर फॉर्मेशन करना चालू कर देता है AGEs का, जो कि क्या होता है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखो इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग समझो कि इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वहाँ पे इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है, जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है।
तो अब देखो ब्लड वेसल्स तो हमारी पूरी बॉडी में है, यानी कुछ ब्लड वेसल्स हमारी कह सकते हो न्यूरॉन तक भी गई हुई हैं, है ना, और हमारी कह सकते हो कुछ ब्लड सेल्स हमारी नेफ्रॉन यानी किडनी तक भी गई हुई हैं, और कुछ हमारी रेटिनोपैथी यानी कि कह सकते हो हमारी आई तक भी कुछ ब्लड सेल्स जाती हैं। तो उन सभी को यहाँ पे क्या करते हैं, ये डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कह सकते हो न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी यानी नेफ्रॉन्स के अंदर डैमेज, और रेटिनोपैथी यानी कि रेटिना के अंदर डैमेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो देखो होता क्या है कि जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमेशा एक मतलब ऐसा फीलिंग चला करती है ना कि उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको बीमारी है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन एंड एंजाइटी का भी एक रीजन बन जाती है। और बाकी हम लोग बात करें इसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में, तो देखो ट्रीटमेंट यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ का मेनली क्या क्या हो सकता है, जैसे इंसुलिन थेरेपी। जैसे देखो अब इंसुलिन ही तो नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी को बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं, और यहीं पे यहाँ पे इसका थोड़ा कह सकते हो मेजर ट्रीटमेंट होता भी है, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे ब्लड शुगर को कंटिन्यू मॉनिटर कर सकते हैं कि कब हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे टाइम पे ट्रीटमेंट ले सकें। और फिजिकल एक्टिविटी, तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, कि डायबिटीज़ पेशेंट्स अगर है तो उसको यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। और मैनेजमेंट ऑफ अदर हेल्थ कंडीशंस, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि डायबिटीज़ की वजह से मेनली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी कह सकते हो हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, यानी बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो और कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो है डायबिटीज़ में मेनली यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि डायबिटीज़ खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बॉडी को और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, यानी उसकी वजह से और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी अगर पहले से हैं तो बढ़ जाएंगी और नहीं है तो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, यानी कि हम लोग अपनी मील में कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसको भी हमें यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए डायबिटीज़ के टाइम पे, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। तो यहाँ पे देखो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो अर्लियर यानी कि पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते थे। और बाकी यहाँ पे बात करें तो इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 90% केसेज, यानी कि देखो डायबिटीज़ का जो मेन रीजन कह सकते हो केस होता है वो टाइप 2 ही होता है, यानी कि कह सकते हो इस वर्ल्ड में जितने भी डायबिटीज़ के केसेज होते हैं उसमें 90% केसेज हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ के ही रहते हैं। अब बाकी यहाँ पे बात करें तो इट जनरली अकर्स व्हेन सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। तो यहाँ पे देखो होता क्या है भाई, यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, अगर ये हमारा प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है तो टाइप 1 हो गई। और अगर मान लो ये हमारा प्रोड्यूस तो हो पा रहा है लेकिन ये सेल पे काम ही नहीं कर पा रहा है, यानी ये ग्लूकोज को सेल तक पहुँचा ही नहीं पा रहा है, तो हमारा हो जाता है टाइप 2। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ये इंसुलिन आखिर काम कैसे करता है, आखिर ये कैसे हमारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारे सेल में बढ़ाता है। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जैसे कह सकते हो एक टाइप की चाबी होती है, ठीक है, और ये जो हमारा सेल है इसके अंदर कह सकते हो इसका एक टाइप का लॉक लगा होता है, और इस लॉक को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स, यानी कह सकते हो हमारी सेल के अंदर होते हैं कुछ इंसुलिन रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स तब एक्टिवेट होते हैं जब इंसुलिन इन पे आके बाइंड होता है। इसको ऐसे समझो कि ये इंसुलिन हमारा एक टाइप का चाबी होती है, और यहाँ पे सेल के अंदर हमारा एक ताला होता है, और ये ताला तब खुलता है जब ये चाबी यहाँ पे इससे आके जुड़ती है, ठीक है, यानी ये चाबी जब इसमें लगती है तो चाबी हो गया इंसुलिन, ताला हो गया ये रिसेप्टर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर पे जब हमारा इंसुलिन बाइंड होता है तो होता क्या है, यहाँ पे हमारे होते हैं कुछ जो है ग्लूकोज चैनल्स, ठीक है, यानी सेल्स के अंदर होते हैं कुछ ग्लूकोज चैनल्स, ठीक है। लेकिन ये चैनल्स क्या होते हैं, ये चैनल्स हमारे होते हैं नॉर्मली बंद होते हैं, तो जब ये बंद होंगे तब हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि जैसे ये इंसुलिन हमारा इस रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये जो हमारे ग्लूकोज के चैनल्स होते हैं ये यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, और ये जब ओपन हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ये जो ग्लूकोज आप लोग को देख रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पे हमारा इजिली सेल्स के अंदर चले जाते हैं। देखो एक चीज समझो कि ग्लूकोज हमारे सेल को जो है नॉर्मली नहीं क्रॉस कर सकता है, ठीक है, मतलब इसको अगर सेल के अंदर जाना है तो इसके यहाँ पे कुछ ग्लूकोज चैनल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू जा सकता है। और ये ग्लूकोज चैनल्स कब खुलते हैं, जब हमारा इंसुलिन आके इंसुलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा इंसुलिन काम करता है। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि इंसुलिन यहाँ पे इसके अंदर बाइंड ही ना हो पाए। जैसे देखो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन समझने के लिए ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, ठीक है, तो ये देखो ये बहुत स्पेशल टाइप का रिसेप्टर है, इसके अंदर जब इंसुलिन बाइंड होगा तभी ये एक्टिवेट होगा। जैसे इंसुलिन मान लो ऐसे, देखो ये चीज़ समझने के लिए, ठीक है, इसको ऐसा मत समझना कि ये बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये समझने के लिए देखो कि यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का ताला है जिसकी चाबी सिर्फ इंसुलिन ही है। लेकिन क्या हो कि अगर जो ताला है, ठीक है, उसके अंदर का शेप ही चेंज हो जाए, यानी जो चाबी है ये ताले में फिट ही ना हो पाए, यानी चाबी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन जो ताला है उसके अंदर कुछ मान लो जैसे जंग लग गई है ना, ऐसे समझ सकते हो कि उसके अंदर कुछ
कुछ ऐसी जंग लग गई कि उसका शेप साइज चेंज हो गया। जैसे मान लो ये जो हमारा इंसुलिन रिसेप्टर है, इसका जो शेप है यही हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंसुलिन यहाँ पे इसमें बाइंड ही नहीं हो पाएगा, फिट ही नहीं होगा। जब ये फिट नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं होगा, और एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारा कह सकते हो ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगा। जब ओपन नहीं होगा तो हमारे ग्लूकोज सेल के अंदर जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इट जनरली अकर्स व्हेन सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपर्ली, यानी जब हमारी सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। नाउ इन टाइप 2 डायबिटीज रिसेप्टर्स ऑन सेल बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं सेल के ऊपर, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी इंसुलिन का इसके ऊपर कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता, यानी ये एक्टिवेट ही नहीं होते हैं। बाकी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इफ मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड कैन ऑल्सो लीड्स टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। देखो ध्यान से समझना, ये जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है इसमें क्या होता है, देखो इसमें मेनली तो ये होता है कि इंसुलिन नॉर्मली हमारा जो है सिक्रीट प्रॉपर होता है, यानी कि बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती प्रॉपर अमाउंट में है, लेकिन ये हमारा काम नहीं कर पाता है। लेकिन जब ये अल्टीमेटली हमारा काफ़ी टाइम तक ऐसे रहता है कि ये हमारा निकल रहा है नॉर्मल अमाउंट में, यानी इसका सिक्रीशन नॉर्मल है, लेकिन ये काम ही नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी को धीरे धीरे क्या लगने लगता है कि जो अब इंसुलिन यहाँ पे काम नहीं करता है, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि जो हमारी बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बना नहीं पा रही है, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इंसुलिन एक्चुअल में जो है टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता नॉर्मल अमाउंट में, लेकिन जब काफ़ी टाइम तक ऐसा होता रहता है तो बॉडी को लगता है कि हमारी बीटा सेल इंसुलिन बना नहीं पा रही, क्योंकि इंसुलिन ही तो हमारा ग्लूकोज को ब्लड में लेके जाता है, ग्लूकोज को ब्लड से हमारे सेल में लेके जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब बॉडी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो ये इंसुलिन को और ज़्यादा बढ़ाना चालू कर देती है, और जब इंसुलिन और ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे बीटा सेल्स और ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब देखो ऐसे समझो कि बीटा सेल्स यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन करना चालू कर देती हैं, और जब ये ओवर प्रोडक्शन करती हैं तो ये ओवरवर्क भी तो करती हैं, यानी बीटा सेल्स नॉर्मली जितना काम करती हैं उससे ज़्यादा काम करना चालू कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एट लास्ट में बीटा सेल्स मतलब कह सकते हो इतना ज़्यादा काम कर देती हैं कि उसके बाद वो काम ही नहीं कर पाती है। जैसे आप अपने आप को ऐसे समझो ना कि मान लो एक दिन अगर आप लोगों से किसी ने बहुत ज़्यादा काम करवा लिया, तो अगले दिन क्या आप लोग उतना काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब नॉर्मली आप लोग जितना काम करते हो, अगर उससे मान लो एक दिन आप लोगों ने उससे डबल ट्रिपल या फिर 4 गुना काम कर लिया, तो अगले दिन क्या होगा कि आप लोग बिल्कुल काम नहीं कर पाओगे। जैसे समझो कि आप लोग अगर मान लो 3 दिन तक सोएगे नहीं, तो चौथे दिन आप लोग फिर कंटिन्यू सोते ही रहोगे। तो उसकी वजह से इसी तरीके से समझो कि जब बीटा सेल्स कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा काम करेंगी, जिसकी वजह से इंसुलिन और ज़्यादा बनेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि बीटा सेल्स काम ही नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन कम होता जाएगा, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे क्या होता है, टाइप 2 में पहले तो इंसुलिन नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इंसुलिन भी कम हो जाता है, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें तो इट जनरली अकर्स लेटर, यानी कि ये मोस्टली हमारा जो है 30 की एज के बाद ही देखने को मिलती है, ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी, और बाकी ओबेसिटी एंड पुअर डाइटरी हैबिट्स, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें जो है ये देखने को मिल सकता है। और बाकी हम लोग बात करें अपने कॉजेज के बारे में, यानी कि कौन कौन से यहाँ पे इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉजेज वही है कि टाइप 2 डायबिटीज इज मेनली अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। देखो एक चीज़ समझो, टाइप 1 तो थोड़ा सा जेनेटिक होता है, लेकिन टाइप 2 हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, यानी कि जब भी हम लोग अपने खाने वगैरह पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बाहर का खाना चालू कर देते हैं, ठीक है, और अपनी हेल्थ कंडीशंस को बिल्कुल मेंटेन नहीं करते हैं, तभी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। नाउ सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे देखो कौन कौन से, जैसे देखो यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जेनेटिक फैक्टर्स होते ही नहीं। जैसे मान लो अगर किसी के जैसे फैमिली हिस्ट्री से ही डायबिटीज चली आ रही है, तो वहाँ पे चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये डिपेंड करता है मेनली हमारे यहाँ पे फिजिकल इनएक्टिविटी पे, ओबेसिटी पे, ठीक है, अनहेल्दी डाइट पे, एज पे, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की वजह से भी यहाँ पे टाइप 2 हो सकती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, ठीक है, PCOS की वजह से भी यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। देखो PCOS के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कि यहाँ पे इसका मैकेनिज्म हमारा क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ड्यू टू वेरियस एटोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भी कह सकते हो हमारा कह सकते हो अनबैलेंस डाइट है, ठीक है, और ओबेसिटी है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे सेल्स के मतलब रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ना इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, वो हमारा रिसेप्टर्स पे अच्छे से बाइंड होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली देखो जैसे धीरे धीरे जब इंसुलिन बाइंड नहीं होता है तो बॉडी को लगता है कि इंसुलिन बन नहीं रहा है, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान समझना, असल में इंसुलिन बाइंड नहीं हो रहा है, लेकिन बॉडी को लगता है कि इंसुलिन जब नहीं बाइंड हो रहा है तो इंसुलिन बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बीटा सेल्स से और ज़्यादा इंसुलिन बनवाना चालू कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ बीटा सेल्स। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि बीटा सेल्स का कह सकते हो यहाँ पे साइज बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है।
अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि देखो पहले तो ये नॉर्मल बना ही रही थी, लेकिन जब यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हुई तो ये और ज़्यादा बनाने लगी, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह से क्या होगा, डिसफंक्शन और फेलियर ऑफ बीटा सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो कुछ दिनों तक तो इसने इंसुलिन बहुत बनाया, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि इतना काम करने के बाद ये बिल्कुल खत्म हो गई, यानी ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फेलियर हो जाता है ना। इसकी वजह से क्या होगा, अब अल्टीमेटली भाई देखो इन सारी चीज़ों की वजह से, यानी पहले तो रिसेप्टर बाइंड ही नहीं हो पा रहा है, फिर इंसुलिन और कम हो रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंडीशन होती है प्री डायबिटीज, यानी सबसे पहले हमारा ब्लड शुगर लेवल थोड़ा बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हमें देखने को मिल जाता है। अब बाकी यहाँ पे देखो सिम्टम्स की बात करें तो देखो जैसा मैंने बताया सिम्टम्स इसके भी बिल्कुल सेम रहेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, रीजन आप लोग समझ ही गए हो, ठीक है। और इंक्रीज हंगर, वेट लॉस, फटीक, स्लो हीलिंग। अब यहाँ पे देखो स्लो हीलिंग वही चीज़ है ना कि हमें और कोई अगर बीमारी हो जाती है तो उसकी हीलिंग भी काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमें ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें और कोई बीमारी ना हो शुगर के साथ साथ, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें अपने कॉम्प्लिकेशंस की, तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेशंस जैसे क्या क्या वही चीज़ है ना कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो देखो वही चीज़ है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी तो आप लोग समझ गए। बाकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो मेनली हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग डाइट को हेल्दी कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट। और मेडिकेशंस की बात करें तो हमारी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे हमारा सल्फोनिल यूरिया हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया। और मेडिकेशंस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं, जैसे सल्फोनिल यूरिया हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया। और बाकी हम लोग यहाँ पे ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें करके हम लोग यहाँ पे अपने टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट या मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायबिटीज मेलाइटिस का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में। तो देखिए एंटी डायबिटिक एजेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज मेलाइटिस बाय डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आप सभी को पता है भाई हमारा डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। उसी को ट्रीट करने के लिए हमें, उसी को कम करने के लिए जो दवाएं यूज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट्स। बाकी देखिए सम ऑफ दीज ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड टर्म्ड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स। देखिए यहाँ पे आप लोग के फार्माकोलॉजी में ये टॉपिक इसी नाम से दिया हुआ है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। और इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, तो वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी मेडिसिनल में डायरेक्टली एंटी डायबिटिक एजेंट्स के नाम से टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होंगे, हाइपो मतलब कम और ग्लाइसेमिक मतलब हमारा ग्लूकोज। तो या तो देखिए इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाले, या तो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक यानी कि ब्लड बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज को अपोज करने वाले। और ओरल मतलब कि ओरल यानी कि टैबलेट के फॉर्म में ली जाती हैं। तो ये हमारी वो दवाएं होती हैं। बाकी देखिए different classes of anti-diabetic agents exist and they are selected based on nature of diabetes, individual age, situation and other factors। तो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे यहाँ पे हमारी जो है दवाएं चूज की जाती हैं। अब इंसुलिन की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन टॉपिक आप लोग का जो है बेसिकली फार्माकोलॉजी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसी के बारे में बात करते हैं, इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है मेडिसिनल में भी दिया ही हुआ है। तो देखिए इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, पार्टिकुलरली द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारी पैनक्रियाटिक आइलेट के अंदर हमारा बीटा सेल्स होती हैं और यही बीटा सेल्स हमारी क्या होती है भाई, यही बीटा सेल्स हमारी इंसुलिन को बनाने का काम करती हैं, है ना। और जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को प्रोड्यूस कर, इट इज प्रोड्यूस्ड एंड सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगर्स इन पैनक्रियास। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली। इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, स्टोरेज एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इंसुलिन हमारा जो है ग्लूकोज वगैरह को यहाँ पे रेगुलेट करता है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ पे दो चेन हमें देखने को मिलती है। पहला होता है ए चेन जिसके अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरा होता है बी चेन जिसके अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं। देख रहे हैं हम लोग, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। और ये चेन्स हमारी डाई सल्फाइड बॉन्ड से यानी 2 सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इट्स फंक्शनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए हम लोग अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा जो है कुछ इस तरह से इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड और बी चेन के अंदर हमारे 30 अमीनो एसिड होते हैं। और ये दोनों ज्वाइंट होते हैं हमारे डाई सल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। यानी कि देखिए 2 सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें अपने सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सिंथेसिस मतलब कि बनता कैसे इंसुलिन आखिर। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो हमारा इंसुलिन है ना, तो सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन रिफर्स टू प्रोसेस बाय विच इंसुलिन अ पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज स्पेसिफिकली बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ इनग्लैंगरस। तो देखिए ये चीज़ तो हमें पता ही है कि भाई ये हमारा बीटा सेल्स के अंदर हमें बनता है ना। बीटा सेल्स इसको बनाती है तो बीटा सेल्स के अंदर ही तो बनता होगा, है ना।
अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो इंसुलिन एमआरएनए है, यानी कि देखिए वो हमारा वो एमआरएनए जो कि इंसुलिन को बनाएगा भाई, क्योंकि देखिए हमारा बेसिकली एक टाइप का एमआरएनए ही होता है, ठीक है, मतलब कि मैसेंजर आरएनए होता है जो कि हमारे कह सकते हो ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो कि आगे चल के इंसुलिन बनाती हैं। तो ये हमारा एक टाइप का जो है प्रीकर्सर बनाता है। देखिए प्रीकर्सर का मतलब कि वो चीज़ें जो आगे चल के इंसुलिन बनाने वाली है, ये इंसुलिन नहीं होता ये, लेकिन ये इसका प्रीकर्सर होता है, ठीक है। और ये हमारा प्रीकर्सर जो है एक कह सकते हो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, क्योंकि देखिए इंसुलिन भी हमारा क्या होता है, एक टाइप का पेप्टाइड हार्मोन या फिर कह सकते हो प्रोटीन ही होता है। इंसुलिन भी हमारा प्रोटीन का एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, प्री प्रो इंसुलिन ये हमारा प्रोटीन होता है जो कि हमारी कह सकते हो स्पेसिफिक टाइप के एमआरएनए बनाती हैं जो कि हमारे इंसुलिन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। द सिंगल पेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम प्री प्रो इंसुलिन फॉर्मिंग प्रो इंसुलिन। अब देखिए होता क्या है, देखिए आप लोग थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर समझिएगा। देखिए ये होता है हमारा यहाँ पे प्री प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस प्री प्रो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में देखिए हमारे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें अंदर सबसे पहले हमें ए चेन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे इसमें कनेक्टेड सी पेप्टाइड देखने को मिलता है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये हमारा ए चेन हो गया, ये हमारा सी पेप्टाइड हो गया, ये हमारी बी चेन हो गई और ये हमारा हो गया सिग्नल पेप्टाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा प्री प्रो इंसुलिन बनाती हैं। तो होता क्या है, देखिए ये जो हमारा प्री प्रो इंसुलिन है इसमें से हमारा एक सिंगल पेप्टाइड, यानी कि देखिए ये जो हमारा सॉरी सिंगल नहीं सिग्नल पेप्टाइड, ठीक है, सॉरी ये जो हमारा सिग्नल पेप्टाइड है, ठीक है, ये हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सिग्नल पेप्टाइड है ये हमारा रिमूव हो गया प्री प्रो इंसुलिन से, और इसके द्वारा क्या बनता है, जैसे ये हमारा रिमूव होता है तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये हमारा हो जाता है प्रो इंसुलिन। अब इस प्रो इंसुलिन में देखिए क्या क्या है, ए चेन, बी चेन और सी पेप्टाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाउ इन गोल्गी apparatus प्रो इंसुलिन इज प्रोसेस्ड इनटू मैच्योर इंसुलिन बाय रिमूविंग सी पेप्टाइड। और यहाँ पे देखिए गोल्गी apparatus में क्या होता है, ये जो हमारा प्रो इंसुलिन है, ठीक है, इसमें से भी हमारा सी पेप्टाइड हट जाता है और बचता क्या है, सिर्फ ए चेन, बी चेन और बीच के हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। और ये हमारा इंसुलिन का मैच्योर इंसुलिन हो जाता है, ये हमारा इंसुलिन का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे इंसुलिन की सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है हमारे बीटा सेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग बात करते हैं कि इंसुलिन देखिए हमारे बीटा सेल में बन तो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका रिलीज कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि रिलीज हमारा अभी हम लोगों ने रिलीज नहीं देखा है। तो रिलीज कैसे होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग आगे जो भी हमारी ड्रग्स है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ सकें। तो देखिए होता क्या है, जैसे हम लोगों ने बॉडी में हम लोगों ने लिया, तो देखिए बॉडी में जैसे हम लोगों ने कुछ खाना खाया तो वो सबसे पहले हमारा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है खाना हमारा। जैसे कि हमारा जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे हमारा डाइसैकेराइड हो गया, ठीक है, हमारा ओलिगोसैकेराइड हो गए, हमारे मतलब जिसके अंदर बहुत सारे कह सकते हो मोनोसैकेराइड्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को याद हो बायोकेमिस्ट्री तो हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये सबसे पहले हमारा सबसे ब्रेक डाउन होता है इसका सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, किसमें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये सिंपली हमारा होता है मोनोसैकेराइड है, और मोनोसैकेराइड में मोस्टली हमारा क्या होता है, ग्लूकोज। यानी कि हम लोग सिंपली बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारा फाइनली ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखिए यही ग्लूकोज होता क्या है, ये जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं, ठीक है, इन्हीं बीटा सेल्स में हमारे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, GLUT यानी कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं। इन्हीं ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारा क्या होता है, ग्लूकोज हमारा इन बीटा सेल के अंदर आता है। अब भाई ग्लूकोज आपको पता है हमारे बहुत सारे पाथवे के थ्रू हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, और उसके बाद फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। इन सभी के थ्रू हमारा क्या होता है भाई, ATP में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में, है ना, यही तो बनाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे बीटा सेल्स हैं तो इनके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। तो ये जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए ये हमारे ATP सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही ATP हमारा बनता है, ये होता है क्या, ये जो हमारे पोटेशियम चैनल है बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अब देखिए होता क्या था कि इस पोटेशियम चैनल के थ्रू नॉर्मली क्या हो रहा था, जो हमारा पोटेशियम था, ठीक है, वो हमारे सेल के इंट्रासेल्युलर पार्ट से हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर पार्ट में जा रहा था, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही यहाँ पे बंद हो जाएगा तो हमारा क्या होगा भाई, पोटेशियम हमारा बाहर जाना बंद हो जाएगा, यानी पोटेशियम का लेवल हमारे सेल के अंदर बढ़ना चालू हो जाएगा। और देखिए जब पोटेशियम का लेवल हमारी सेल में बढ़ना चालू हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी सेल की इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है वो हमारी निगेटिव चार्ज में होती है और बाहर वाली पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस चार्ज अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो डीपोलराइजेशन, सॉरी हाइपर नहीं, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा भाई, हमारा यहाँ पे जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर की निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंदर चूंकि पॉजिटिव बढ़ रहा है तो बाहर निगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे K+ बढ़ना चालू होता है तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो ये जब K+ बढ़ेगा
तो ये हमारे एक दूसरे टाइप के चैनल को जो है ट्रिगर कर देता है, जो कि हमारे होते हैं कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। अब क्या होता है, अब कैल्शियम भी हमारे यहाँ पे सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट से अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब कैल्शियम का लेवल अंदर बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, अब देखिए ये जो हमारे इंसुलिन बने थे, ठीक है, तो ये हमारे वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। देखिए इंसुलिन बन तो गया है हमारी बीटा सेल में, लेकिन ये हमारे वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। अब जैसे ही कैल्शियम का लेवल हमारी सेल में बढ़ेगा, तो ये कैल्शियम क्या करता है, ये हमारे इन वेसिकल्स को कह सकते हो हमारे सेल की सरफेस पे लाके और उसके बाद इसका ब्रेक डाउन करा देता है, यानी वेसिकल्स को बस्ट करा देता है। और बस्ट जैसे ही होती हैं, मतलब वेसिकल्स कह सकते हो रप्चर हो जाती हैं, और ये जो रप्चर होती है तो हमारा इंसुलिन यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा कि जैसे ही हमारा यहाँ पे ग्लू ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारे यहाँ पे ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ एटीपी में, एटीपी ने क्या किया, हमारे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक किया। जैसे ये चैनल ब्लॉक हुआ, अंदर यहाँ पे K+ बढ़ा, जैसे अंदर K+ बढ़ा वैसे हमारा Ca2+ का चैनल ओपन हो गया, और यहाँ पे Ca2+ जैसे ही अंदर बढ़ा, उसने क्या किया, हमारे वेसिकल्स को यहाँ पे बर्स्ट किया, जिसकी वजह से हमारे इंसुलिन जो बने थे वो यहाँ पे रिलीज हो गए। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इंसुलिन की रिलीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए, इतना समझना बहुत जरूरी था ताकि हम लोग आगे की चीज़ें समझ सकें। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ इंसुलिन प्रिपरेशंस के बारे में। यानी कि देखिए, अगर हम लोग टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की बात करें, तो टाइप 1 में क्या होता है भाई, टाइप 1 में हमारे इंसुलिन की ही तो कमी हो जाती है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट जो है इंसुलिन देंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो यहाँ पे इंसुलिन को हम लोग किस किस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, किस किस तरह की इंसुलिन हमें देखने को मिलती है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंसुलिन प्रिपरेशंस के बारे में, तो देखिए मेजरली हमारी 3 टाइप की इंसुलिन प्रिपरेशन देखने को मिलती है। एक हमारी होती है शॉर्ट एक्टिंग। तो देखिए शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि जो कि बहुत, देखिए अब इनका क्या है कि इनका एक्शन थोड़ा जल्दी देखने को मिलता है लेकिन काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। अब एक हमारी होती है इंटरमीडिएट, तो इनका एक्शन थोड़ा स्लो देखने को मिलता है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए होता है। फिर हमारी होती है लॉन्ग एक्टिंग। अब इनका एक्शन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा टाइम तक हमें इनका एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, यानी इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लॉन्ग हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो इसके अंदर हमारे 2 मेजर टाइप हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्युबल इंसुलिन और हमारा एमॉर्फस इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये हमारे जो है, अब इनका जैसे क्रिस्टलाइन सॉल्युबल इंसुलिन की बात करें तो इसका ऑनसेट यानी कि इसका एक्शन आने में लगभग जो है आधे से 1 घंटे लग जाते हैं, और पीक इफेक्ट इसका यहाँ पे 2 घंटे में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूरेशन इसकी जो है 5 से 8 घंटे तक जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसी तरीके से एमॉर्फस में हमारा ऑनसेट जो है लगभग आधे से 1 घंटे का हो जाता है, पीक हमारा आने में 8 घंटे, और यहाँ पे जो है 12 से 16 घंटे यहाँ पे ड्यूरेशन इसकी देखने को मिल जाती है। तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट यहाँ पे हमारी जो है ग्लोबिन जिंक जो इंसुलिन हो गया, ठीक है, तो इसका हमारा 1 से 4 घंटे यहाँ पे इफेक्ट आने में लग जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है इंसुलिन जिंक की बात करें तो इसमें भी 1 से 4, और बाकी आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन की बात करें तो इसमें भी 1 से 2 हो गया, ठीक है। बाकी पीक इफेक्ट्स का जो है 6 से 10 घंटे के बीच में, जबकि इसका हमारा जो है 6 से 8 और इसका 10 से 12 घंटे में देखने को मिलता है। ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन हमारा 16 to 24 आवर्स हो जाता है। बाकी यहाँ पे ये हमारा जो है 24 से 30, और यहाँ पे ये 24 से 30, ठीक है। तो ये लगभग जो है हमारा पूरे 1 दिन तक यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे जो है इनका इफेक्ट आने में लगभग 8 से 9 7 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रोटामाइन जिंक सोल्यूशन हो गया, एक्सटेंडेड इंसुलिन जिंक क्रिस्टलाइन, ठीक है, अल्ट्रा लेंटे हो गया। देखिए ये हमारा अल्ट्रा लेंटे, लेंटे, सेमी लेंटे, ठीक है, ये तीनों अलग अलग टाइप हो गए इसके। बाकी यहाँ पे पीक इसकी बात करें तो 14 to 16 आवर में पीक इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 30 से 36 घंटे तक यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पे इंसुलिन प्रिपरेशंस। और अब हम लोग यहाँ पर फाइनली बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। यानी कि देखिए ये हमारी वो एजेंट्स होंगे जो कि जिनको हम लोग ओरली कंज्यूम करते हैं, और ये सभी हमारे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जितनी भी क्लास हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, ये हमारे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करती हैं। क्योंकि देखिए टाइप 1 का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। टाइप 1 को हम लोग सिर्फ इंसुलिन देके ही ट्रीट कर सकते हैं, और इंसुलिन हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा यहाँ पे जो है इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितनी भी हमारे एजेंट्स हैं इनको हम लोग यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज में यूज़ करते हैं। इसमें पहली क्लास आ जाती है हमारी सल्फोनिल यूरियाज, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी ड्रग्स आ जाती हैं टॉलब्यूटामाइड, ठीक है। तो ये हमारी स्टार ड्रग है, तो इसकी हमें सिंथेसिस भी देखनी है मेडिसिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्लोरप्रोपामाइड हो गया, ग्लिपिजाइड हो गया, ग्लाइमिपिराइड हो गया, ये सारी हमारी यहाँ पे इसके अंदर ड्रग्स आ जाती हैं। फिर सेकेंड हमारी बाइगोनाइड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी मेटफॉर्मिन हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है, हमारे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में। उसके बाद हमारा थायाजोली डायनेडियोन्स हो जाती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा पियोग्लिटाजोन हो जाती है और लॉसिग्लिटाजोन हो जाती है। फिर हमारी फोर्थ हमारी मैग्लिटिनाइड्स जिसके अंदर हमारा यहाँ पे रेपाग्लिनाइड और नैटेग्लिनाइड हो जाती है, ठीक है। और फिफ्थ हमारा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स, जिसके अंदर हमारा एक्रोबेस और वोग्लीबेस हमारी ड्रग्स आ जाती है, एक्रोबोस और वोग्लीबोस, ठीक है। तो
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सल्फोनिल यूरियाज के बारे में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, क्योंकि हमारा एक इसके अंदर हमारी एक स्टार ड्रग भी आ जाती है। तो सल्फोनिल यूराज की बात करते हैं, सल्फोनिल यूराज आर क्लास ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स प्राइमरी यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, यानी टाइप 2 हमारा ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। बाकी देखिए दे स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, ठीक है, दे आर बाय लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो वही चीज़ है कि हमारा जो है इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती हैं। अब देखिए कैसे करती हैं वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते तो देखिए जैसे कि हम लोगों को पता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हमारी दो प्रॉब्लम होती है, या तो जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर यहाँ पे इंसुलिन को काम करना है, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो इंसुलिन के प्रति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो या तो यह हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के प्रति जो है बिल्कुल भी रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि इंसुलिन जो है इन सेल्स पे कोई काम ही नहीं कर पाता है। और या तो इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी होती है कि हमारा इंसुलिन जो है कभी कभी बन भी नहीं पाता है, यानी कि बीटा सेल्स जो है इंसुलिन बना भी नहीं पाती हैं, फिर रिलीज नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि यही दो प्रॉब्लम होती है हमारी टाइप 2 में। तो यहाँ पे देखिए जो सल्फोनिल यूरिया है ये क्या करती है, ये हमारी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारे जो है सल्फोनिल यूरिया जो है बाइंड्स टू एंड इनहिबिट द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स ऑन बीटा सेल मेम्ब्रेन ऑफ पैनक्रियास, यानी देखिए ये हमारे क्या करेगा, ये हमारा जो है इसी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा। यानी देखिए अगर नॉर्मली हमारा यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं हो पा रही, यानी कि अगर ये नॉर्मल मैकेनिज्म काम नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कुछ ड्रग्स देंगे जो कि हमारे इस एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। अब भाई जैसे ये ब्लॉक होगा तो हमारा क्या होगा, भाई जैसे ये ब्लॉक होगा तो हमारा पोटेशियम अंदर बढ़ेगा, पोटेशियम अंदर बढ़ेगा तो कैल्शियम बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारी वेसिकल्स हैं ये हमारे इंसुलिन को रिलीज कर देंगे। और जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमारा ऑलरेडी हमारा जो क्या है, हमारे ग्लूकोज को यहाँ पे जो है हमारे ब्लड से कम करने का काम कर देगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए दिस इनहिबिशन कॉजेज मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, यानी कि इस इनहिबिशन से क्या होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, लीडिंग टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, यानी इसकी वजह से जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। द रिजल्टिंग इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, यानी कि जो कैल्शियम अंदर आ रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है उसका, ट्रिगर्स द एक्जोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन, यानी कि देखिए एक्जोसाइटोसिस मतलब वही है कि हमारा सेल से बाहर रिलीज होना, ठीक है। एक्जोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन ग्रैन्यूल्स इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रेशन, यानी इसकी वजह से हमारी इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाती है, बस यही चीज़ है। अब देखिए अगर हम लोग फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इसका फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग देखेंगे, जैसे कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पर रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाईली प्रोटीन बाउंड होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारे साइटोक्रोम P2C9 एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती हैं, और एक्सक्रीशन यहाँ पे इनका मेनली यूरिन से देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए ये हमारा सिर्फ मेडिसिनल के लिए है, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे सार भी देखेंगे, क्योंकि हमारी स्टार ड्रग है तो सार भी पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी गया है। तो स्टार ऑफ सल्फोनिल यूरियाज की बात करें तो देखिए ये हमारा सल्फोनिल यूरिया का बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसमें हमारा मेनली एक सल्फोनिल ग्रुप और ये हमारा यूरिया ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और बाकी ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, तो ये सारे हमारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो देखिए द बेंजीन रिंग शुड कंटेन अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेफरेबली इन पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पता होगा कि हमारा जैसे जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके बगल वाली मेटा पोजीशन होती है, सॉरी ऑर्थो होती है, ऑर्थो के बगल में मेटा, मेटा के बगल में पैरा। तो देखिए इस पैरा पोजीशन पे हमें जो है एक सब्स्टिट्यूएंट जरूर देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही हमारी पैरा पोजीशन हो जाती है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों देखिए पैरा पोजीशन पे ही हमारे सब्स्टिट्यूएंट है। बाकी द सब्सटेंस सच एज मिथाइल अमीनो ब्रोमो ट्राइफ्लोरोमिथाइल एंड डाइथायोमिथाइल वर फाउंड टू एनहांस द एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी, यानी इस आर की जगह हमारे अगर ये सारे ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। बाकी साइज ऑफ ग्रुप अटैच टू टर्मिनल नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी देखिए इस नाइट्रोजन से जो हमारा ये R1 ग्रुप है इसका साइज जितना ज़्यादा अच्छा होगा, बड़ा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, एसेंशियल रहेगा एक्टिविटी के लिए। सल्फोनिल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर बाइंडिंग टू द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, यानी कि देखिए ये जो हमारा सल्फोनिल ग्रुप है ये हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा जो है बाइंडिंग हो पाती है, ठीक है, और इनहिबिशन हो पाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टॉलब्यूटामाइड के बारे में तो देखिए टॉलब्यूटामाइड हमारी एक स्टार ड्रग है, यानी इसकी हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है। तो ये देखिए ये हमारी बिलोंग करती है क्लास ऑफ सल्फोनिल यूरिया। बाकी यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से हो जाता है, जहाँ पे हमें यहाँ पे C4H9 देखने को मिलता है, ठीक है, ब्यूटेन देखने को मिलता है सिंपली, ठीक है। सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो हमारा टॉलुइन होता है, ठीक है, तो टॉलुइन में क्या होता है, हमारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड यहाँ पे आके इसकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये Cl, ठीक है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो है OH, और यहाँ से हमारे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन H और OH हमारा H2O के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, और ये देखिए ये ग्रुप हमारा सिंपली इस यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, देखिए S डबल बॉन्ड हो, ठीक है, O2 हो गया, और ये हमारा Cl, ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से अटैच हो गया, और ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है, जिसकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे NH3 से कराते हैं, ठीक है। तो ये NH3 देखिए करता क्या है, ये NH3 हमारे यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस NH3 में से एक H और Cl HCl के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, और ये NH2 बचेगा, ये यहाँ पे सिंपली आके अटैच हो जाएगा,
और हमारा बन जाएगा पैरा टोलुइन सल्फोनामाइड, ठीक है। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर जो है इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, आप देखिए इस NH2 में से एक H और एक Cl HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे सिंपली इस NH से आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ से Cl HCl के फॉर्म में अलग हो गया। अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग ब्यूटाइल अमीन से कराएंगे, ठीक है, C4H9NH2, तो यहाँ पे आप देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है सिंपली जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देखें तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और देखिए O C2H5, देखिए C2H5O और यहाँ से इस NH2 से H, ठीक है, C2H5OH यानी कि हमारा इथाइल अल्कोहल के फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से इस C डबल बॉन्ड O से देखिए ये पूरा ग्रुप आके अटैच हो गया, इस C डबल बॉन्ड O से देखिए NH और C4H9 और देखिए एक H और यहाँ से ये पूरा ग्रुप OH, ठीक है। तो C2H5OH अलग हो गया, ठीक है। और ये हमारा फाइनली टॉलब्यूटामाइड देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपली इसकी सिंथेसिस हमें देखने को मिल जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जैसे कि हम लोगों ने सल्फोनिल यूरिया में देखा, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी यही देख लिया, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है, तो देखिए हम लोग यही करेंगे, जितना भी हमारा जो भी हमारी जिस भी क्लास है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद ड्रग्स में आप लोग सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल लिख के आना, ठीक है। और यूजेज की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि देखिए वही चीज़ है कि हमारे ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है और टाइप 2 में इसका यूज होता है। अब बात करें सेकंड ड्रग की तो हमारी होती है क्लोरप्रोपामाइड, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल आप लोग इसमें वही वाला लिख के आओगे जो हम लोगों ने सल्फोनिल यूरिया में देखा। और यूजेज की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। फिर सेम हमारा ग्लिपिजाइड हो गया तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, बाकी यूज हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, और हमारा ग्लिमिपेनाइड हो गया जिसका स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है और यूज इसका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम सल्फोनिल यूरिया का रहने वाला है। अब सेकंड ड्रग इसके अंदर हमारे आते हैं बाइगोनाइड्स, ठीक है। तो देखिए बाइगोनाइड्स हमारी क्या होती हैं, बाइगोनाइड्स आर क्लास ऑफ ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स प्राइमरी। तो देखिए वही चीज़ है कि ओरल क्लास की बिलोंग करती है, ठीक है। बाकी मेटफॉर्मिन इसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग होती है। अब देखिए बाइगोनाइड्स की अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए ये करता क्या है, थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान समझना। बाइगोनाइड्स इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। देखिए हमारे डायबिटीज़ में हो क्या रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी हाई है तो हम लोग ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज और अलग से बने। अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज कब बनता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज तब बनता है, ठीक है, जब खुद से मतलब बिना खाना खाए हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है दो प्रोसेस के थ्रू। एक हमारा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या होता है, हमारा जैसे इसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि हमारा यहाँ पे इसमें बेसिकली जो है हमारा न्यू ग्लूकोज यानी कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन से हमारा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म, और हमारे बहुत सारे ग्लूकोज रिलीज होते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, ये सबसे पहली बात तो इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता है, यानी कि बिल्कुल भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज अलग से नहीं बनने देता है बाई सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स 1 इन ETC, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो देखिए ये क्या होता है, ये हमारी वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फाइनली हमारा ATP बनता है। अब इसमें क्या होता है भाई, इस ATP में हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व थे, याद है आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स 1 मतलब इस टाइप के टोटल 5 कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था ETC, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था अपने ETC को, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था अपने ETC को, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 से हमारा कॉम्प्लेक्स 2 में जा रहा था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 से हमारा कॉम्प्लेक्स 3 में जा रहा था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 और फाइनली हमारा कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू हमारा क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा ATP बना रही थी, है ना। तो थोड़ा बहुत याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इतना समझो कि ETC हमारे एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके थ्रू फाइनली ATP बनता है। और इस ATP के बनने के लिए हमारे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि पांचों बहुत जरूरी होते हैं। अगर इनमें से एक भी कॉम्प्लेक्स हटा तो हमारा ATP नहीं बन पाएगा। तो देखिए ये सारे जब कॉम्प्लेक्स हमारे नहीं बन पाएंगे तो ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जब इन कॉम्प्लेक्स सप्रेस हो जाएगा तो ATP जो है बन नहीं पाएगा, और ATP वगैरह जब नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लीडिंग टू डिक्रीज्ड ATP एंड एक्टिवेशन ऑफ AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस AMPK, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक AMPK होता है जो कि हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक एंजाइम होता है AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन काइनेस होता है जो कि यहाँ पे इसका एक्टिवेशन हो जाता है, और जब इसका एक्टिवेशन होता है तो देखिए करता क्या है,
AMP की एक्टिवेशन रिड्यूसेस ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड इंक्रीजेज इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो देखिए ये दो काम करता है। पहली बात तो ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन रोक देता है, यानी कि यही जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है बॉडी में इसको रोक देता है। और दूसरा यहाँ पे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है, यानी कि देखिए जो हमारे सेल्स थी तो उन पे हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। तो भाई जब देखिए दोनों काम हो जाएंगे, ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनेगा नहीं और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो इंसुलिन हमारा जो बॉडी में बाहर से ग्लूकोज आ रहा है उसको भी रोक देगा, मतलब उसको भी हमारा जो है यूज़ कर, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर देगा उसका यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होगा भाई, फाइनली हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाएगा। इट ऑल्सो स्लोज डाउन इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी स्लो करता है, यानी कि देखिए जब इंटेस्टाइन ग्लूकोज को जल्दी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ड्रग्स काम करती हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलती है। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारी मेटाबोलाइज नहीं होती हैं और ये यहाँ पे जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती हैं अनचेंज्ड, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और लैक्टिक एसिडोसिस, जो कि थोड़ा सा रेयर बट सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। अब इसके अंदर हम लोग बात करें तो इस सिर्फ एक ही ड्रग आपको सिलेबस में है, ठीक है। और यही हमारी मेजर क्लास होती है, मेजर ड्रग होती है, जो कि हमारी हो जाती है मेटफॉर्मिन। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और यूज की बात करें तो हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक्स ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, तो आप लोग वही चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है, अगर ये पूछा जाता है। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी थर्ड क्लास के बारे में, जो कि हमारी हो जाती है थायाजोलिडाइनेडियोन्स, ठीक है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना थोड़ा आप लोग ध्यान समझना। बाकी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे ग्लूटाजोन्स के नाम से भी जानते हैं और ये हमारी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट या मैनेज करने में यूज़ की जाती हैं। बाकी हम लोग बात करें तो दे फंक्शन एज इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, यानी कि देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारे बॉडी के जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स होता है, मतलब देखिए टाइप 2 में मेनली क्या हो रहा था भाई, इंसुलिन के प्रति हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी खत्म हो जा रही थी, तो ये उस सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करें देयर बाय इंप्रूविंग ग्लूकोज कंट्रोल। और भाई जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होगा, ग्लूकोज कंट्रोल हो जाएगा। तो होता क्या है, देखिए काम कैसे करते हैं। देखिए थायाजोलिडाइनेडियोन्स एक्सर्ट्स देयर इफेक्ट बाय एक्टिवेटिंग PPAR गामा। देखिए इस रिसेप्टर का फुल फॉर्म होता है प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। ये हमारा एक टाइप का रिसेप्टर होता है, जो कि हमारा एक टाइप का न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, यानी कि सेल्स के न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलता है। अ न्यूक्लियर रिसेप्टर फाउंड प्राइमरी इन एडिपोज टिश्यू, मसल एंड लिवर। अब देखिए एडिपोज टिश्यू, आप लोग को याद हो एडिपोज टिश्यू, मसल, लिवर, यहीं पे तो हमारे ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, यही तो हमारे ग्लूकोज की स्टोरेज की मेजर साइट्स होती हैं। तो इन्हीं के सेल्स पे तो हमारा कह सकते हो मेनली हमारा जो हमारा इंसुलिन है वो इन्हीं के सेल्स में तो हमारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराता है ना। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, मतलब स्टोर तो इन्हीं सेल्स में कराता है ना। तो व्हेन एक्टिवेटेड PPAR गामा मॉड्यूलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्वड इन ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे ये PPAR गामा क्या होता है, एक टाइप का न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इस पे हमारा क्या होता है, मतलब ये इसको एक्टिवेट कर देती है, यानी कि जो ड्रग्स हैं यहाँ पे ये इसको एक्टिवेट कर देती हैं। और जैसे ही एक्टिवेट होता है ये हमारे स्पेसिफिक जीन्स को, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की जीन्स को यहाँ पे एक्टिवेट करता है, ठीक है, या फिर एक्सप्रेस कर देता है, जो कि हमारी क्या करती हैं, जो कि हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, बाय एक्टिवेटिंग PPAR गामा TZDS यानी कि थायाजोलिडाइनेडियोन्स इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू, यानी कि जो मसल और एडिपोज टिश्यू हैं उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है इंसुलिन के प्रति, फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक एंड रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब भाई देखिए जब इनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा भाई, ये हमारे ग्लूकोज को अपटेक करना चालू कर देंगे, यानी ग्लूकोज को स्टोर करना चालू कर देंगे। अब जब ग्लूकोज इनके अंदर स्टोर होने लगेगा तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। इन लिवर PPAR गामा एक्टिवेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, फर्दर लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल। यानी कि देखिए यहाँ पे लिवर में क्या होता है भाई, इसका एक्टिवेशन से हमारे यहाँ पे जो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन है, यानी लिवर में जो लिवर में जो हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये भी हमारे रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर हमारे ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ड्रग्स हमारी काम करती हैं। देखिए कंफ्यूज मत, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे एक रिसेप्टर होता है PPAR गामा, इसको एक्टिवेट करती हैं। ये रिसेप्टर हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है हमारे ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म में। तो जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो हमारी जो भी मसल और एडिपोज टिश्यू है उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो हमारा यहाँ पे इंसुलिन अपना काम करने लगता है और हमारे ग्लूकोज को इनके अंदर स्टोर कर देता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यहाँ पे वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और प्राइमरी यहाँ पे इनका मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू हो जाता है और यहाँ पे किडनी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब इसके अंदर ड्रग्स की बात करें तो हमारी पायोग्लिटाजोन ड्रग आ जाती है, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने जो अभी देखा वो आप लोग बिल्कुल सेम लिख देना। यूजर्स की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में इसका यूज देखने को मिलता है। और फिर हमारी रोसिग्लिटाजोन, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम रहने वाला है। यूजेस की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस यहाँ पे इसका यूज हो जाता है, ठीक है। 4 ड्रग इसके अंदर हमारे आते हैं मैग्लीटिनाइड्स, ठीक है। तो मैग्लीटिनाइड्स देखिए हमारी क्या होती हैं, अब ये भी हमारी जो है ये भी हमारी बिल्कुल यहाँ पे हमारे जो है सल्फोनिल यूरिया की तरह काम करती हैं, यानी ये भी हमारे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। तो देखिए होता क्या है, मैग्लीटिनाइड्स आर क्लास ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स यूज्ड टू मैनेज टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सेक्रेशन, यानी ये भी हमारे बिल्कुल सेम काम करेंगे, ये भी हमारा जो है इसी हमारे रिसेप्टर को जो है ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाएगा। दे आर जनरली शॉर्ट एक्टिंग। अब देखिए ये जनरली क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा टाइम तक इनका एक्शन नहीं देखने को मिलता है। प्राइमरी यूज टू मैनेज पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। पोस्ट प्रांडियल का मतलब होता है कि देखिए कुछ लोगों में क्या होता है कि खाने के जस्ट बाद, मतलब अगर वो लोग नॉर्मली खाली पेट है तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने खाना खाया वैसे उनका अचानक से काफ़ी इंसुलिन स्पाइक देखने को मिलता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल का स्पाइक देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ट्रीट करने में हमारी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेम ही है, हमारे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। दिस बाइंडिंग क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल लीडिंग टू सेल डिपोलराइजेशन ओपन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स अलाउिंग कैल्शियम इन्फ्लक्स विच ट्रिगर्स द एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो वही चीज़ें बिल्कुल सेम रहने वाला है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा जो है एब्जॉर्प्शन यहाँ पे रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं जीआईटी से, हाईली प्रोटीन बाउंडेड होती हैं तो ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो साइटोक्रोम P3A4 और साइटोक्रोम P2C8 एंजाइम के थ्रू यहाँ पे इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो फीसेज और यूरिन के थ्रू हमारी एक्सक्रीट करती जाती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन और जीआईटी डिस्टर्बेंस है, जहाँ पे कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। ड्रग की बात करें तो हमारा लिपाग्लिनाइड आ जाती है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसा देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल आप लोग वही वाला लिखना है जो अभी हम लोगों ने देखा है। और यूजेस की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। ये हमारा हो गया नेग्लिटिनाइड, ये हमारा इसका यूज हो गया। और यहाँ पे फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट क्लास के बारे में, जो कि हो जाती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो देखिए अभी आप लोगों को याद हो तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी में होता क्या है, हमारी बॉडी में जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सब ब्रेक डाउन होता है इसका सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। और यही सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यानी कि बॉडी में देखो, बॉडी में जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो हमारा ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है सिंपल का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये हमारा किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ये हमारा होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज हमारा वो एंजाइम होता है जो कि इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक कर रहा है। तो अगर हम लोग इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा भाई, ये कॉम्प्लेक्स हमारा जल्दी इसमें ब्रेकडाउन होगा नहीं इसका, और जब जल्दी इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी स्लो होगा, और जब इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो होगा तो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी स्लो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं जो कि वर्क बाय डिलेइंग कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन को डिले कर देते हैं। दे आर बाय रिड्यूसिंग पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ये भी हमारे उस ब्लड ग्लूकोज को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है जो कि खाने के बाद बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन ही स्लो होगा तो हमारा जल्दी से ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। These drugs inhibit alpha glucosidase enzyme located in the brush border of small intestine, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर में ये हमारे एंजाइम लोकेटेड होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करते हैं। These enzymes are responsible for breaking down complex carbohydrate, starch, oligosaccharides, disaccharides into monosaccharides like glucose. By inhibiting these enzymes, AGIs यानी कि हमारा alpha glucosidase inhibitor slows the conversion of carbohydrate into glucose, रिजल्टिंग इन अ स्लोअर राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, लोअर पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो हम लोग खाने के जस्ट बाद जो बढ़ रहा है उसको यहाँ पे काफ़ी स्लो कर देते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमारा पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं। देखिए इसके अंदर मेजरली 2 ड्रग होती हैं, एक हमारा हो जाता है हमारे यहाँ पे एक्आरबोस, ठीक है, और एक हमारा हो जाता है, और दूसरी ड्रग हमारी इसके अंदर जो हो जाती है नॉग्लीबोस, ठीक है, वॉग्लीबोस, ठीक है, सॉरी। तो हमारी देखिए जो हमारी एक्आरबोस है, ठीक है, तो वो हमारी पुअरली एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। वहीं हमारे इसके अंदर एक और ड्रग होती है मेग्लीडोल, ठीक है, वो हमारी वेल एब्जॉर्ब हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा जनरली लो टू मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो पार्शली या फिर जो है अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाती है, या तो इनका मेटाबॉलिज्म पार्शली होता है या तो होता ही नहीं, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटेड मेनली इन फीसेज एंड और अनचेंज्ड इन यूरिन, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पेन और डायरिया, ये सारे इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करें ड्रग्स के बारे में तो ये हमारी एक्आरबोस एक ड्रग आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी ड्रग हमारे आती है वोग्लीबोस जो कि इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे एंटी डायबिटिक एजेंट्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।